Hello everyone, welcome to the JK Exam Cracker. I am Archana Prashar, your faculty for General Studies. We are here with a new MCQ series for General Studies which will cover your entire syllabus through these MCQs. इन MCQs की हेल्प से आपका सारा सिलेबस जो है वो अच्छे से कवर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। इनकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगी, ठीक है। और आपने ये ऐप डाउनलोड करके आप बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकते हैं, उनको अवेल भी कर सकते हैं। सो here is our first question. Which year has been declared as the International Year of Millets? ठीक है। So options are 2021, 2022, 2023 or 2024. So the answer is B. That is, C. 2023. 2023 को क्या डेजिग्नेट किया गया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अब देखो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है इंटरनेशनल ईयर्स जो हैं वो कौन डेजिग्नेट करता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, वो आपका UN डेजिग्नेट करता है। क्यों करता है? हर एक किसी भी पर्टिकुलर ईयर को जब हम किसी पर्टिकुलर थीम से या फिर किसी पर्टिकुलर पर्पस से हम डेजिग्नेट करते हैं, क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए ताकि हम पूरे ग्लोब का जो फोकस है वो उस पर ला सके, चाहे वो उसकी प्रिजर्वेशन पे हो, कंजर्वेशन पे हो, या फिर उसकी ग्रोथ को एनहांस करने के लिए हो, या फिर उसके बारे में नॉलेज जो है वो सबको देनी हो, अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है। सो अब ये ऑप्शन है तो हम इनको भी देख लेते हैं। 2021 को क्या डिक्लेयर किया गया था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये भी देख लेते हैं। 2022 ये था इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद 2023 तो हमने पढ़ ही लिया, ठीक है। 2023 हमने देख लिया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था। 2024 क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स। कैमलेट्स क्या होता है? बेसिकली द वेरियस स्पीशीज ऑफ कैमल्स, उनको कैमलेट्स कहते हैं, ठीक है। 2025 भी देख लेते हैं फिर लगे हाथ। 2025 को भी डेजिग्नेट करा जाएगा, डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी। सो इट विल बी द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन, ठीक है, ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन, ठीक है। हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, तो ग्लेशियर्स तेज़ी से जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए ग्लेशियर जो हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ हैं, ठीक है। सो इनको प्रिजर्व करना एक्सट्रीमली नेसेसरी है। सो 2025 विल बी द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली एग्जीक्यूटेड अ ट्रांसजेंडर पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, ठीक है। सो कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली एक ट्रांसजेंडर को जो है पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि किसी कंट्री ने ट्रांसजेंडर को एग्जीक्यूट किया, मतलब पनिश किया, ठीक है। तो वो कौन सी है? UAE है, USA है, सऊदी अरेबिया है, या फिर अफगानिस्तान है? सो द आंसर इज USA. ऑप्शन इज बी, USA. USA हैज़ बिकम अ फर्स्ट कंट्री जिसने एक ट्रांसजेंडर को एग्जीक्यूट किया है। बेसिकली दिस ट्रांसजेंडर वुमेन वॉज अ मर्डरर। 3 महीने प्रिजन में रखने के बाद उनको फांसी की सज़ा दे दी गई, ठीक है। तो इसी के साथ ये देख लेते हैं कि इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर कौन थे। इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर कौन थे, ये भी देख लेते हैं। सो इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर वॉज परीक्षित यशिनी, ठीक है। परीक्षित यशिनी वॉज जो है क्या थे? पहले ट्रांसजेंडर ऑफ इंडिया, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोंगथोंग, विच बैग्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज ब्रोंज अवार्ड 2023 इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये अवार्ड्स डिक्लेयर किए थे और कोंगथोंग एक विलेज है जिसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला 2023 में। तो हमें देखना है, बताना है कि कोंगथोंग विलेज कौन से जो है वो स्टेट में बिलोंग करता है। तो देखेंगे असम है, ये मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, या फिर मणिपुर है। सो द आंसर इज मेघालय, ठीक है। मेघालय में एक विलेज है कोंगथोंग, ठीक है। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं खास बात। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज व्हिस्लिंग विलेज,
और इसको सिंगिंग विलेज भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, विस्लिंग विलेज क्यों बोलते हैं? विस्लिंग विलेज इसलिए बोलते हैं, बेसिकली मेघालय आपको पता है सीनिक ब्यूटी से भरा हुआ है, वहाँ पे वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स एनिमल्स जो है वहाँ पे रहते हैं, तो उनकी ब्यूटीफुल डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स की वजह से जो हमेशा वहाँ पे आती रहती है, इस विलेज को इसलिए विस्लिंग विलेज भी कहते हैं, विसल साउंड कहा जाता है बेसिकली उस साउंड को। और सिंगिंग विलेज क्यों कहते हैं? वहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए जो मदर्स है वो गाना गाती है, ठीक है, ये वहाँ का एक ट्रेडिशन है, इस वजह से भी उनको क्या है, इस विलेज को सिंगिंग विलेज जो है बोला जाता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज कोलैबोरेटिंग विद विच कंट्री टू फ्रेम अ कंसेंसस डॉक्यूमेंट फॉर G20, ठीक है। तो इज इट चाइना, जापान, साउथ अफ्रीका या फिर बांग्लादेश? हमें बताना है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए G20 क्या होता है। G20 बेसिकली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 20 नेशंस। आपको पता है 80% ऑफ जो GDP है वो इन 20 नेशन से निकलती है। 80% ऑफ GDP इज फ्रॉम दीज 20 नेशंस। सो दीज G20 इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ 20 नेशन जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में और क्या है कि इस बार 2023 में इसको चेयर कौन कर रहा है, ठीक है। हर साल जो है इसका चेयरपर्सन चेंज होता है, रोटेट करता है, इस बार जो है वो इंडिया है, ये भी आपको पता है। आपको ये भी पता है इस बार G20 समिट जो है वो इंडिया में हुई, ठीक है, दिल्ली में हुई थी, ठीक है। उसके बाद आप ये भी देख लो कि इस समिट G20 समिट जो इंडिया में हुई, इनके CEO कौन थे? अमिताभ कांत, ठीक है, ये साथ साथ आप लिखते भी जाएं, याद रखना ज़रूरी है। अमिताभ कांत हैं कौन, ठीक है, ये बेसिकली एक्स CEO हैं किसके? नीति आयोग के। नीति आयोग आपको पता है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके जो नीति आयोग आया है, बेसिकली इट इज़ अ थिंक टैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सो द आंसर इज बी, जापान। इंडिया ने जो G20 डॉक्यूमेंट कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाया, किसके साथ मिलकर बनाया? जापान। एक चीज़ और यहाँ पे देख सकते हैं, G7 क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 नेशंस, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। करेंटली 2023 में इसको चेयर कौन कर रहा है? जापान, ठीक है। सो इंडिया और जापान ने मिलकर कंसेंसस डॉक्यूमेंट फॉर G20, ठीक है, बनाया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ रहा है। गान नगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट, ठीक है। गान नगाई एक बेसिकली एक फेस्टिवल है, तो हमें देखना है कि ये कौन सी स्टेट में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इज इट आसाम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा? सो द आंसर इज आसम, ठीक है, सॉरी मणिपुर, बी इज द ऑप्शन। अब आप देख लो, अब हमने मणिपुर का एक फेमस फेस्टिवल देख लिया, गान नगाई फेस्टिवल, और ये पता होना चाहिए क्यों मनाया जाता है। ये एवरी ईयर मनाया जाता है आफ्टर हार्वेस्टिंग, ठीक है, एनुअली बनता है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और हार्वेस्टिंग के बाद, जैसे पंजाब में हार्वेस्टिंग के बाद बैसाखी बनाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद कौन सी कम्युनिटी है जो इसको बनाती है? जियांगरंग कम्युनिटी है बेसिकली जो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है, ठीक है। तो अब ये ऑप्शन से तो इनको भी देख लेते हैं। आसम का फेमस फेस्टिवल कौन सा है? वी आर लुकिंग एट फेमस वंस ओनली अभी, ठीक है, देख लेते हैं, साथ ही है तो देख लेते हैं। आसम का क्या है फेमस? बिहू फेस्टिवल। वेस्ट बंगाल का क्या है? दुर्गा पूजा, ठीक है। और उड़ीसा का क्या है? रथ यात्रा, जो उड़ीसा के पूरी विलेज में होती है, विच इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द सुर सरिता सिम्फोनी ऑफ गंगा प्रोग्राम? सबसे पहले सिम्फोनी वर्ड देख के हमें ये पता होना चाहिए सिम्फोनी का क्या मतलब होता है। सिम्फोनी बेसिकली इट्स अ म्यूजिकल कंपोजिशन, ठीक है। सिम्फोनी क्या है? म्यूजिकल कंपोजिशन कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब देखो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का क्या है, उनकी साउंड जब बनता है, जिसको हम ऑर्केस्ट्रा भी बोलते हैं, ठीक है। दैट म्यूजिकल कंपोजिशन और ऑर्केस्ट्रा हम जिसको बोलते हैं दैट इज सिम्फोनी। अभी कौन सी मिनिस्ट्री ने सुर सरिता, जिसको नाम दिया गया सिम्फोनी ऑफ गंगा प्रोग्राम जो है वो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था? सो द आंसर इज बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सुर सरिता, ये जो प्रोग्राम है ये फ्लैग ऑफ किसने किया था? ठीक है, फ्लैग ऑफ किसने किया था? हमारे PM ने, जिनका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो है बहुत सारे सिंगर्स फेमस वन जिन्होंने ये इसमें पार्टिसिपेट किया था, उनका नाम भी देख लेते। शंकर महादेवन, ठीक है। और उसके बाद कहाँ पे हुआ था ये भी देख लेते।
वाराणसी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। ठीक है, ठीक है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में हुआ था ये, और किसने किया था ये? फ्लैग ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी ने। ये काफ़ी चीज़ें आपको इसके बारे में देखने को मिली। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वर फाउंडेड बाय भीमराव अंबेडकर? अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन है? सबसे पहले आप सबको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद अब हमने देखना है इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो किसके द्वारा बनाई गई हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सो बहिष्कृत हितकर्मी सभा, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाई थी इन द ईयर 1924। उसके बाद इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाई थी इन द ईयर 1936। अच्छा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही बनाई है इन द ईयर 1942। ठीक है, सो तीनों ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने बनाई है। सो द आंसर विल बी डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वॉज साइन बिटवीन। ठीक है, लखनऊ पैक्ट जो हम सब जिसके बारे में जानते हैं, काफ़ी फेमस है, 1916 में हुआ था। ये किन दो लोगों के बीच में साइन हुआ था? थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। लखनऊ पैक्ट जो था 1916 में हुआ था, ये आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ गया। ठीक है, सो किसके बीच में हुआ था? आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक है, आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में। अब हमने बताना है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, जिन्होंने आईएनसी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, मुस्लिम लीग की तरफ से कौन थे, दो लोगों के बीच में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। वो आईएनसी की तरफ से जो थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ये बेसिकली क्यों साइन हुआ था? ठीक है, मुस्लिम्स एक्चुअली वांट देयर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी थी, तो इन दोनों ने आपस में कोलैबोरेशन करके वो डिमांड्स को एक्सेप्ट किया था एक दूसरे की, और दोनों के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था जिसको लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद सरोजनी नायडू ने, इसी के साथ है तो देख लेते हैं, सरोजनी नायडू जो थी उन्होंने इस पैक्ट को एक और नाम दिया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक्ट, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पैक्ट। ठीक है, सो द आंसर विल बी बी, दैट इज बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक? ठीक है, पहले फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है इसको देख लेते। 1939 में त्रिपुरी सेशन हुआ था। ठीक है, त्रिपुरा में हुआ था, त्रिपुरी सेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसको चेयर किसने किया था? चेयर्ड बाय एस.सी. बोस। ठीक है, 1939 में त्रिपुरा में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, जो प्रिसाइड किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या था कि गांधी जी डिड नॉट वांट सुभाष चंद्र बोस टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ दैट सेशन। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया था, एस.सी. बोस ने रिज़ाइन कर दिया था और उन्होंने अलग से एक पार्टी जो है वो डेवलप की थी। ठीक है, ऑर्गेनाइज की थी, जिसका नाम उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक दिया था। सो द आंसर विल बी ए, दैट इज सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन इंडिया यारलुंग ज़ैंगबो रिवर इज ऑल्सो नाउन एज। ठीक है, हमने देखना है इंडिया में एक रिवर है जिसका नाम यारलुंग ज़ैंगबो है। ठीक है, हमें बताना है कि वो इनमें से किस रिवर का नाम है। इज इट गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा या फिर महानदी? यहाँ पे आपको मैप भी दिख रहा है, ब्रह्मपुत्रा रिवर आपको दिख ही गया। सो द आंसर इज सी, दैट इज ब्रह्मपुत्रा। ये देखो, ब्रह्मपुत्रा बेसिकली निकलती है यहाँ तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश से असम, और असम से बांग्लादेश। ठीक है, सो हम देख लेते हैं, इसके अलग अलग नाम हैं अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं, दैट इज यारलुंग ज़ैंगबो। ये कहाँ पे बोलते हैं इसको? तिब्बत में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं? दिहांग।
क्या बोलते हैं, दिहांग रिवर, ठीक है। उसके बाद असम में क्या बोलते हैं, लोहित या फिर ब्रह्मपुत्र, लोहित बोलते हैं या फिर ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और उसके बाद बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं, जमुना, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, आपने पाथवे भी देख लिया और अलग अलग जगहों पे इसका नाम भी देख लिया। सो यारलुंग ज़ैंगबो किसको कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following national park is distinct in India because it encompasses a Project Tiger Reserve, an Elephant Reserve and a Biosphere Reserve, all of them। ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है इंडिया में जो कि ये तीनों चीज़ें जिसमें आती है, वो अंडर है प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के भी, एलिफेंट रिजर्व के भी और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, मानस टाइगर रिजर्व, ठीक है, या फिर कान्हा टाइगर रिजर्व, या फिर पन्ना टाइगर रिजर्व, या फिर सिमलीपल टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज मानस टाइगर रिजर्व, ठीक है। मानस टाइगर रिजर्व जो है इसमें ये तीनों चीज़ें एनकम्पास करता है ये। और मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पे है ये भी देख लेते हैं, ये है असम में। इसका नाम मानस क्यों पड़ा, बेसिकली इसके जो है ये बैंक है, बैंक पे बना हुआ है मानस टाइगर रिजर्व, किस रिवर के, उसका नाम है मानस रिवर के, ठीक है। और उसके बाद मानस एक विलेज भी है जिसके नाम पे इसका नाम पड़ा है, ये असम में है, ठीक है। अब ये नाम है तो इनको भी देख लेते हैं कि इनकी लोकेशन क्या है। कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व ये दोनों जो हैं ये एमपी में है, ठीक है। कहाँ है, एमपी में। और ये सिमलीपल टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है, ये है आपका उड़ीसा में, ठीक है। नेशनल पार्क की बात हो ही रही है तो हम देख लेते हैं कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कौन सा है और स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कौन सा है, ठीक है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क है आपका हेमिस नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है, लद्दाख में, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, लद्दाख में। और स्मॉलेस्ट है आपका साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है आपका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, जो कहाँ पे है, अंडमान और निकोबार आइलैंड पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट इज़ द हाईएस्ट इन प्रोडक्शन ऑफ कैश्यूनट। चलो अब ये बताओ कि इनमें से कौन सी स्टेट है जहाँ पे कैश्यूनट इंडिया में सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो कहाँ होते हैं, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार या फिर गुजरात। एंड योर आंसर इज बी, दैट इज़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपका कैश्यूनट ज़्यादा होते हैं सबसे, ये तो हमने देख लिया। वेस्ट बंगाल में क्या है, राइस, वेस्ट बंगाल इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। बिहार में लीची, वेजिटेबल्स, ठीक है। और गुजरात में ग्राउंडनट मेजरली, ठीक है। सो गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया, वेस्ट बंगाल इज फॉर राइस, महाराष्ट्र इज फॉर कैश्यूनट एंड बिहार इज फॉर लीची वेजिटेबल्स, ठीक है। ओके, यहाँ एक क्वेश्चन से आपके कितने सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पावर प्लांट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है। तो हमने देखना है इनमें से कौन सा पावर प्लांट जो है जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ पे काम करता है, जिसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इनमें से किसका प्रिंसिपल वर्क्स ऑन द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है। जियोथर्मल ये कैसे काम करता है, इट बेसिकली वर्क्स जो भी हमारे अंडरग्राउंड रिजर्वियर्स होते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड रिजर्वियर्स जो हैं वो कोई भी फ्लूइड हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं वाटर, ठीक है। अंडरग्राउंड रिजर्वियर्स को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके उसको स्टीम में कन्वर्ट करके, यानी जियो का मतलब ये है अर्थ, थर्मल है तो मतलब हीट, ठीक है। तो अंदर जितने भी फ्लूइड्स हैं अंडरग्राउंड उनको बाहर निकाल के स्टीम में कन्वर्ट करके तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। विंड फॉर्म्स, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि विंड की जो स्पीड है, विंड स्पीड से क्या किया जाता है, विंड स्पीड की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। नाउ हाइड्रो पावर ये सबको पता ही है, जहाँ हम सबने डैम कोई ना कोई देखा ही होगा। डैम में आपको पता है कि पानी को स्टोर करके उसको एक तेज़ी से, है ना, स्पीड में क्या किया जाता है, वाटर को रिलीज़ किया जाता है ताकि क्या हो, वाटर का जो प्रेशर है, वाटर की स्पीड जो है वो बढ़े और जिससे आपका क्या जनरेट हो, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो हमें आंसर मिल गया कि ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ पे जो काम करता है वो कौन सा पावर प्लांट है, वो है हाइड्रो पावर। न्यूक्लियर पावर को भी देख लेते हैं, ये कैसे करता है। देखो न्यूक्लियर पावर का जो ये प्रिंसिपल है ये दो चीज़ों पे काम करता है, एक आपको यहाँ से सीख लेते हैं। एक होता है न्यूक्लियर फिजन
ठीक है, और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। सो न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। फिजन और फ्यूजन से नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि न्यूक्लियर फिजन मतलब ब्रेक होना, ठीक है। एक बड़ा सारा न्यूक्लियर आइटम जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइटम्स हैं उससे बना है, ठीक है। वो जब ब्लास्ट होगा, बर्स्ट होगा, तो क्या होगा, वो एक छोटे छोटे आइटम्स में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और फ्यूजन में क्या होता है, बेसिकली ये आपको ऐसे पता होना चाहिए कि फ्यूजन जो है छोटे छोटे आइटम जो हैं उनसे मिलके एक बड़ा आइटम बनता है, ठीक है। सो इट गेट, है ना, एक्यूमुलेटेड। Here it is atoms get accumulated, here atoms get burst, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इज, इनमें से कौन सा पोर्ट है जो लार्जेस्ट इन इंडिया है, ठीक है। इज इट कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। सो आंसर आप सबको पता है, मुंबई पोर्ट जो है वो एंशिएंट पोर्ट भी है, ठीक है, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ऑल्सो, ठीक है। कांडला पोर्ट कहाँ है, गुजरात कोस्ट के पास। लोकेशंस भी ऐसे दिमाग में रहेंगी तो याद करना इजी हो जाता है, ठीक है। कोलकाता पोर्ट तो नाम से ही आपको पता है। थोड़ा सा कोस्ट देख लेते हैं, है ना। आपने नाम सुने होंगे जैसे कोंकण कोस्ट, है ना, मालाबार कोस्ट। कांडला पोर्ट ऊपर आपने देख ही लिया। कोंकण पोर्ट इज़ बेसिकली वो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाली साइड, उस कोस्ट को बोलते हैं कोंकण कोस्ट, ठीक है। मालाबार इज़ बेसिकली अलॉन्ग द केरला, ठीक है। और कांडला आपने देख लिया, गुजरात से नीचे महाराष्ट्र तक उसको हम कांडला पोर्ट ही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देख ही रहे कोस्ट, तो ये भी देख लेते हैं कि हमारी कौन सी स्टेट है जिसकी लार्जेस्ट क्या है, कोस्ट लाइन किसकी है, गुजरात की, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी स्टेट है जिसका लैंड जो है वो सबसे ज़्यादा सी के साथ लगती है, वो है आपकी गुजरात, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धानीदर फोर्ट, अ हिस्टोरिकल मोनूमेंट, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। धानीदर फोर्ट बताओ कि एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट तो है, ये हम जानते हैं। आप बताओ कि जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बनाया गया। सो ऑप्शंस आर ए पुंछ, बी राजौरी, सी अनंतनाग, या फिर डी बारामूला। सो द आंसर इज बी राजौरी। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। धानीदर फोर्ट जो है इसको रामगढ़ फोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको रामगढ़ फोर्ट भी बोलते हैं। किसके टाइम पे बना था ये, महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे। साथ साथ लिखते जाइए, याद रखने ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। एक क्वेश्चन से आपके ज़्यादा नहीं तो 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं वो निकल रहे हैं, ठीक है। महाराजा गुलाब सिंह के टाइम में, और किसने बनवाया था, मियाँ हथू, जो गुलाब सिंह ने उस टाइम राजौरी के गवर्नर अपॉइंट किए थे, उनके द्वारा ये बनाया गया था। बेसिकली ये हाइट पे है, यहाँ से पूरी राजौरी सिटी जो है वो विजिबल होती है। इट इज़ फॉर द डिफेंस, उस टाइम डिफेंस के लिए बनाया गया था, और ग्रेन्स का स्टोरेज भी वहाँ पे किया जाता था, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जो पॉलिटिकल फील्ड में जिनका करियर नहीं रहा और वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो फारूक अब्दुल्ला, इनके बारे में सब जानते हैं, ये हमारे एक सीएम थे, तो ये तो पॉलिटिकल करियर भी रहा इनका, और साथ में जम्मू कश्मीर से भी बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट जितेंद्र सिंह, आप सबको पता होगा, ये भी JNK से ही बिलोंग करते हैं, और ये करेंटली क्या है, करेंटली ही इज़ द यूनियन मिनिस्टर फॉर, मिनिस्ट्री कौन सी है इनके पास, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड स्पेस, ठीक है। ये मिनिस्ट्री अभी इनके पास, ठीक है, और ये JNK से ही है, तो पॉलिटिकल पर्सनालिटी तो है ही है। उसके बाद महबूबा मुफ्ती को भी सब जानते हैं, शी इज़ ऑल्सो, ठीक है, शी वॉज ऑल्सो द ex-CM ऑफ द JNK, ठीक है। ना गुलाम नबी फ़िराक, ये नाम आपको थोड़ा सा अजनबी शायद लग सकता हो, तो ये भी आपको बता दूं कि JNK से ही बिलोंग करते हैं, कश्मीर से, ठीक है। और ये कौन है ये जानना ज़रूरी है, ये कश्मीरी पोएट हैं, ठीक है, और ये एजुकेशनलिस्ट भी हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। तो अब आपको आंसर समझ में आ गया, तो आंसर इज़ डी, ठीक है। गुलाम नबी फ़िराक इज़ द पर्सनैलिटी विच डजंट बिलोंग टू द पॉलिटिकल फील्ड, ही वॉज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर, ही वॉज अ कश्मीरी पोएट, ठीक है, एंड एन एजुकेशनलिस्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
टू whom did Britishers sell Kashmir after it became a princely state in March 1846? ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, देखो 1846 में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में किस किस के बीच में हुई थी ये भी देख लेते हैं। महाराजा गुलाब सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में। ठीक है, तो 1846 में क्या हुआ था, इन दोनों के बीच में एक तरह का एग्रीमेंट हुआ था ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत। ठीक है, जिसमें 75 लाख में क्या हुआ था, जो जम्मू कश्मीर है वो गुलाब सिंह को सेल कर दिया गया था। ठीक है, सेल डीड जो है वो साइन की गई थी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि इनमें से कौन से, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आंसर विल बी बी, दैट इज़ गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह थे जिसमें जो है ब्रिटिशर्स ने कश्मीर को सेल किया था इन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर एंड इन टाइम क्या था 1846। तो ये आपको डेट भी याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ JNK इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन्स। ठीक है, तो सवालकोट एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, JNK में ही है। हमें बताना है कि इनमें से कौन से रिवर पे वो बनाया गया। ठीक है, रिवर बेसिन या फिर, ठीक है, तो किस पे बनाया गया ये देख लेते हैं। इज इट ब्यास, सतलुज, झेलम या फिर चिनाब? सो द आंसर इज चिनाब। चिनाब रिवर पे आपका सवालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है। और ये कहाँ पे है, इसकी लोकेशन भी याद रख लेते हैं, ये है रामबन में। ठीक है, तो ब्यास में भी कुछ एक बड़ा फेमस डैम बना हुआ है जिसको हम कहते हैं ब्यास डैम या फिर पौंग डैम। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ब्यास डैम या फिर पौंग डैम। ठीक है, झेलम पे भी एक बहुत फेमस डैम है, उसको बोलते हैं हम ऊडी डैम। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ओके, तो आपको ब्यास का भी पता चल गया, झेलम का भी और चिनाब का भी। ठीक है, हाँ, सतलुज रह गया। तो सतलुज का क्या है ये भी देख लेते हैं, बड़ा फेमस और काफ़ी बड़ा जो बना है ये सतलुज रिवर पे सबसे बड़ा डैम यही है, इसका नाम है नथपा जकरी डैम। और ये कहाँ पे है, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच रूलर रेजिस्टेड अटैक्स एंड इन्वेजन्स ऑफ तैमूर स्ट्रांगली इन जम्मू? आपको पता है तैमूर ने इंडिया पे बहुत बार इन्वेजन्स किए। ठीक है, इंडिया को वो एक्वायर करने की कोशिश में उसने काफ़ी बार इन्वेड किया इंडिया को। ठीक है, अब जम्मू को भी किया है, तो जम्मू में कौन सा ऐसा रूलर था जिसने स्ट्रांगली अपोज किया था तैमूर का इन्वेजन, मतलब उसको आने से, एक्वायर करने से काफ़ी अच्छे से रोका था। ठीक है, सो इज इट ध्रुव देव, रंजीत देव, मालदेव या फिर सूरज देव? सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, दैट इज राजा मलदेव। थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में कि राजा मलदेव जो थे, सबसे पहले देख लेते हैं, ये देव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे देव डायनेस्टी के। ठीक है, और देव डायनेस्टी ये देख लेते हैं कि ये क्या थी, ये राजपूत डायनेस्टी थी। ठीक है, और ये किसके सक्सेसर थे, राजा जोधदेव। ठीक है, कुछ इनका पीरियड था 1320 से 1330 तक, इस पीरियड में जो तैमूर ने इन्वेजन किए थे। ठीक है, तो हाँ, सो आंसर विल बी सी, दैट इज राजा मलदेव। इनके बारे में भी हमने देख लिया। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बेस्ट फोटोग्राफी अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर बाय द जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस? तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन से ईयर में बेस्ट फोटोग्राफी अवार्ड जो है वो बिगिन हुए थे, इंस्टीट्यूट किए गए थे। सो द ऑप्शंस आर 1940, 1961, 2000 या फिर 2008। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 2008। सो 2008 में क्या हुआ था, ये जो अवार्ड था ये हाँ इंस्टीट्यूट किया गया था बाय द एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। ठीक है, एक चीज़ और इसके साथ में देख लेते हैं, ज़रूरी है। पुलिट्ज़र प्राइज़, आप सबने इसका नाम सुना ही होगा, पुलिट्ज़र प्राइज़ फॉर फोटोग्राफी। ठीक है, फोटोग्राफी में पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला है। ये 3 पर्सनैलिटी हैं कश्मीर JNK की। ठीक है, इन तीनों को 3 लोग हैं जिनको पुलिट्ज़र प्राइज़ फॉर फोटोग्राफी मिला है। ठीक है, और वो तीनों JNK के हैं, तो नाम याद रख सकते हैं अगर आपको याद रखना है तो।
एक है दर यासिन, एक है मुख्ता खान एंड आनंद करके है एक, ठीक है। इन तीनों को क्या मिला है? पुलिट्जर प्राइज इन फोटोग्राफी, ठीक है। सो ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फेमस पॉलिटिशियन एंड द 7th चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज बॉर्न इन डोडा डिस्ट्रिक्ट? इनमें से कौन से ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो 7th चीफ मिनिस्टर भी रहे जम्मू एंड कश्मीर के और वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म भी हुआ था, ठीक है। सो आपको ऑप्शंस आर, इज इट फारूक अब्दुल्ला, बी गुलाम नबी आज़ाद, सी मुफ्ती मोहम्मद सैयद, या डी मियाँ बशीर अहमद, ठीक है। सो योर आंसर विल बी बी, दैट इज़ गुलाम नबी आज़ाद, ठीक है। गुलाम नबी आज़ाद जो थे नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी थे। 2005 से 8 के टाइम ये यूनियन मिनिस्टर भी रहे, आई थिंक मनमोहन सिंह की सरकार में, यूनियन मिनिस्टर फॉर फैमिली एंड वेलफेयर, ठीक है, फैमिली वेलफेयर, ठीक है, मिनिस्ट्री इनके पास थी, ठीक है। और ये आईएनसी के मेंबर भी थे और ये हमारे JNK के 7th CM भी थे, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया, आंसर विल बी बी, दैट इज़ गुलाम नबी आज़ाद। और इनका जन्म डोडा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। बलेसी करके एक विलेज है, ठीक है, बलेसी करके एक विलेज है डोडा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ओके, अच्छा, डोडा का पुराना नाम क्या है, किसी को पता है? डोडा's ओल्ड नेम इज दीदा, ठीक है। पहले दीदा था, जैसे पहले जम्बू था, फिर धीरे धीरे प्रोनाउंसिएशन की वजह से जम्बू से जम्मू हो गया। राजा जम्बू लोचन के नाम से था ना, तो जम्बू से जम्मू हो गया, वैसे ही ये दीदा था, दीदा से डोडा हो गया, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who founded the political party the All Jammu and Kashmir Muslims Conference in Jammu and Kashmir? ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम है द ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इन जम्मू एंड कश्मीर। ये किसने एस्टैब्लिश की थी, ये बताएंगे आप सब। ये कौन थे? हरी सिंह थे, फारूक अब्दुल्ला थे, उमर अब्दुल्ला थे, या फिर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे। सो योर आंसर इज डी, दैट इज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। इन द ईयर 1932, ठीक है, इन द ईयर 1932 शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने क्या किया था? एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ठीक है। फिर इन द ईयर 1939 में इसको रीनेम किया गया और इसका नाम दिया गया ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जिसको आज आप नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। वो इन्होंने ही एस्टैब्लिश की थी, ठीक है। साथ में आप ये देख रहे हैं तो ये भी देख लेते हैं कि करंट इनका जो है करंट चेयरमैन या करंट प्रेसिडेंट कौन है इस पार्टी के, ठीक है, कौन है? फारूक अब्दुल्ला, ठीक है, फारूक अब्दुल्ला, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर सेंसस 2011 द टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, ठीक है, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो है जम्मू कश्मीर की टोटल पॉपुलेशन क्या है? इज इट A, B, C और D, ठीक है। सो द आंसर इज, इसमें कुछ है नहीं बताने वाला, ये फैक्ट है, आपको याद ही रखना है। द आंसर इज 23.64% इज द टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर सेंसस 2011। उसके बाद अभी कंडक्ट नहीं कराया गया, तो आपको ये याद रखना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नाउन एज सेल डीड ऑफ कश्मीर? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया और आप जानते भी हैं। मैंने आपको बताया ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में, है ना। मैंने बोला ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? जम्मू कश्मीर को सेल कर दिया था। ये 1946 में हुई थी, ठीक है। और कितने का सेल किया था? 75 लाख का किया था। किसको किया था? गुलाब सिंह को किया था, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, इनमें से कौन सी क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी ट्रीटी जो है उसको सेल डीड ऑफ कश्मीर कहते हैं? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। और इसके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो हमने पहले भी देख ली, आई होप कि आपको याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। रिंचना एम्ब्रेस्ड इस्लाम एंड रीनेम्ड हिमसेल्फ एज,
रिंचना ने क्या किया था, इस्लाम को अडॉप्ट किया था या एम्ब्रेस किया था, ठीक है, एंड रीनेम्ड हिमसेल्फ एज, और उसने खुद को क्या टाइटल दिया था इनमें से, सुल्तान बुलबुल शाह, शाह मीर, सुल्तान सादरुद्दीन या फिर जुल्कदार खान, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं रिंचना के बारे में। देखो रिंचना जो था ये बेसिकली एक बुद्धिस्ट, ठीक है, ये आपको पहले ये चीज़ देखनी है कि ये क्या था, एक बुद्धिस्ट जो था, बुद्धिस्ट था, ठीक है, लद्दाख से ये बिलोंग करते थे, ठीक है, लद्दाख बुद्धिस्ट थे ये, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि ये इन्होंने क्या किया था, इस्लाम एम्ब्रेस किया था, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने खुद को टाइटल दिया था सुल्तान सदरुद्दीन का, सदरुद्दीन, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 चीज़ें और निकल के आती हैं, वो क्या हैं कि कश्मीर के पहले सुल्तान जो थे वो कौन थे, रिंचना थे, जिनको सुल्तान सदरुद्दीन भी बोलते हैं। सल्तनत रूल को इन्होंने इनिशिएट किया था, ठीक है, सल्तनत रूल को इन्होंने ही इनिशिएट किया था। पहले मुस्लिम रूलर थे, ये भी पता चल गया, पहले सुल्तान थे और इन्होंने कन्वर्ट हुए थे ये इस्लाम में, पहले ये क्या थे, लद्दाख के बुद्धिस्ट थे, ठीक है। सो द आंसर इज 3, दैट इज सुल्तान सदरुद्दीन, ठीक है। ओके, सो वी आर एंडिंग दिस सेशन। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन और आपको इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली और ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच।